हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको 3.1 और 3.2 का वीडियो अपलोड करके दिया था और 3.3 का पहला पार्ट दिया था और 3.3 को मैं आगे कंटिन्यू नहीं किया था, है ना। रीज़न इज सिंपल, ये चैप्टर ना ही पढ़ने के लिए आसान है ना ही पढ़ाने के लिए। ठीक है, मतलब चैप्टर अगर आप पढ़ाने जा रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ये चैप्टर वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर, अगर अलजेब्रा की हम लोग बात करें तो सबसे हार्डेस्ट चैप्टर यही है। अगर आपको इसे सीखना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी और आपका आईक्यू लेवल एकदम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इवन आई डोंट नो दिस चैप्टर परफेक्टली टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बट जितने आपके क्वेश्चंस हैं और जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में मुझे ज़रूर पता है। ओके, सो 3.3 को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले। कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो एक्चुअली मैं कंटिन्यू करना चाहता था, बट अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ सोचो वैसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, सो आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक कराया था ना, लीव इट, हम लोग दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, चलिए। सो अभी तक हमने जितना सीखा है एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज 3.2 में मैंने आपको, वो तो नॉर्मल कैलकुलेशन था, वो तो आप लोग समझ गए होंगे। 3.1 में हमने दो चीज़ें सीखी। तो 3.1 में हमने दो बेसिक थ्योरम सीखे थे, एक था एडिशन और एक था मल्टीप्लिकेशन, है ना। एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। सो ये सब सिंपल चीज़ें थी, इनके ऊपर क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आप लोग सोच कर भी कर सकते हो। जैसे वो वाला क्वेश्चन था कि स्कूल में घुसने के लिए 3 गेट है, 4 सीढ़ियाँ है, 5 क्लास है, ऐसा रहता है ना। तो इनको आप लोग सोच कर भी नॉर्मल लॉजिक से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप थ्योरम पे जाओ। तो ये काफ़ी इजी थ्योरम्स थे। एडिशन प्रिंसिपल में हमने देखा था कि वेज निकालने के लिए हम लोग ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कब कौन सा यूज़ करते हैं उसके बारे में मैंने आई थिंक नहीं बताया था। ओके, आज मैं आपको बता देता हूँ। देखो एडिशन प्रिंसिपल, देखो एडिशन प्रिंसिपल हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब सपोज कोई दो चीज़ है। ठीक है, एक ऑपरेशन मतलब कोई एक काम किया जा सकता है m वेज में और वहीं दूसरा काम किया जा सकता है n वेज में, और आपको पता करना है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने के लिए आपके पास कितने वेज हैं। मतलब जैसे आपका एक ऑपरेशन, मतलब कोई भी एक काम, लेट से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एक रेस्टोरेंट में 5 टाइप के फ्रूट जूसेस हैं। ठीक है, 5 टाइप के फ्रूट जूसेस हैं, तो वो m वेज हो गए फ्रूट जूसेस। और दूसरा क्या है, दूसरा 3 मिल्क शेक है, 3 टाइप के मिल्क शेक है। ठीक है, 5 टाइप के फ्रूट जूसेस हैं और 3 मिल्क शेक्स हैं, 3 टाइप के। अब स्ट्रॉबेरी होगा, छोड़ो वो सब, 3 मिल्क शेक्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 फ्रूट जूसेस लेट से m वेज और 3 मिल्क शेक मतलब n वेज। इनमें से कोई एक ही ऑपरेशन करना है, मतलब जो वहां पे कस्टमर आया है उसको बस ड्रिंक ऑर्डर करनी है। ठीक है, तो उसके पास कितने चॉइस है, उसमें ये नहीं बोला कि उसको फ्रूट जूस ही ऑर्डर करना है, उसने बोला ड्रिंक ऑर्डर करनी है। कोई भी हो सकता है, वो मिल्क शेक भी हो सकता है और फ्रूट जूस भी हो सकता है। तो अगर आपको किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज का आंसर निकालना हो जहां पे एक चीज m वेज में हो रही है, दूसरी चीज n वेज में हो रही है, बट जो आपको फाइंड करना है उसमें कोई एक ही ऑपरेशन फाइंड करने बोला है, समझ रहे हो। मतलब जैसे कोई एक काम m वेज में हो रहा है और दूसरा काम n वेज में हो रहा है, बट आपको क्वेश्चन में पूछा है कि किसी एक ऑपरेशन को करने के लिए कितने वेज हैं, तो उसके लिए आप लोग सीधा सीधा आंसर निकाल लोगे m + n से। तो 5 + 3 8 चॉइसेस हैं उसके पास, कोई भी एक ऑर्डर वो कर देगा, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी देखो बोला है एग्जाम्पल 2, जैसे 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो कितने वेज हैं कि जो कार्ड आए वो स्पेड आए या क्लब आए। तो स्पेड कार्ड आने के 13 वेज और क्लब कार्ड आने के 13 वेज, तो टोटल वेज कितने हो गए 13 + 13 26। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसमें दोनों क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखोगे तो दूसरे क्वेश्चन में आपको वो और दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन में नहीं है पर दूसरे क्वेश्चन में आपको और दिख रहा होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द ड्रॉन कार्ड इज अ स्पेड और। तो जहां पे भी आपको और दिख जाए तो मोस्टली, मैं नहीं बोलूंगा हर केस में, पर मोस्टली एडिशन प्रिंसिपल ही वहां पर लगेगा जब और दिख जाए। और मतलब क्या, या और मतलब या होता है और एंड मतलब और होता है। कुछ लोग और को और समझते हैं, बोलने में भी सेम सेम है ना, और मतलब और नहीं, और मतलब या और एंड मतलब और। तो जहां पे भी आपको और दिख जाए वहां पे मोस्टली ये कंफर्म हो जाता है कि एडिशन प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी यूज्ड। अच्छा, समझ में आया। अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब हम लोग यूज करते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन यूज करने के लिए आपको कई सारे वेज हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब यूज करने का, जब आपको कई सारे ऑपरेशंस दिए हुए हो और क्वेश्चन में बोला हो कि इन सभी में से आपको चॉइस पता करनी है। अभी एडिशन प्रिंसिपल में कैसा था कि उसमें और दे दिया था,
तो मतलब वहां पे आपको एडिशन प्रिंसिपल लगाता था। बट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बोला है कि सर्व करने का 2 तरीका है और फ्लेवर चूज करने का 3 वे है। मतलब 2 तरीके होंगे सर्व करने के, कुछ भी हो सकते हैं, लीव इट, ठीक है। तो 2 वेज हैं सर्विंग करने के। समझना, अच्छे से समझना, कंसेप्ट को समझना। मैंने एक्सरसाइज 3.1 में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कराया था, कंसेप्ट ज्यादा नहीं बताया था, बट आज बता रहा हूँ, अच्छे से सुन लो, ठीक है। 2 वेज हैं सर्व करने के और 3 वेज है फ्लेवर चूज करने के। अभी तक कैसा था? अभी तक ऐसा था कि हमारे पास 5 फ्रूट जूस था और 3 मिल्क शेक था, बट हमें चाहिए क्या थी? ड्रिंक। उसमें ऐसा नहीं बोला था कि उसको फ्रूट जूस भी चाहिए, मिल्क शेक भी चाहिए। बताओ कितने वेज है? ऐसा नहीं बोला था। अगर ऐसा बोल दिया होता तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग जाता। उसमें बोला बस ड्रिंक चाहिए, कोई भी ड्रिंक हो सकती है, फ्रूट जूस हो या मतलब और, तो आ गया ना एडिशन प्रिंसिपल। फ्रूट जूस हो या फिर मिल्क शेक हो, बट ड्रिंक रहनी चाहिए, तो वहां पे लग गया एडिशन प्रिंसिपल। कभी कभी और दिखेगा नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और 3 वेज है फ्लेवर चूज करने के। अब फ्लेवर कैसे भी आप लोग चूज कर सकते हो, कोई भी। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान से देख रहे होगे कि सर्व भी करना है और फ्लेवर भी चूज करना है, तो दोनों ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। तो लेट से पहला ऑपरेशन किया जा सकता है m वे में, दूसरा ऑपरेशन किया जा सकता है n वेज में। तो उसके पास टोटल चॉइस कितनी होगी? वो होगी m इंटू n वेज। आई होप आई एम क्लियर नाउ। ये होता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, ठीक है। तो m इंटू n वेज में ये चीज को परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि समाधान भोजनालय में थाली दी जाती है जिसमें 4 आइटम्स रहते हैं। रोटी में देखो 2 टाइप की रोटीज रहती है, अब रोटीज का नाम नहीं लूंगा मैं। राइस में 3 टाइप का राइस रहता है। वेजिटेबल्स में 3 टाइप का वेजिटेबल, और दाल में दाल भी 3 टाइप का। अच्छा 2 ही, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी नहीं है, ठीक है। तो 2। तो जो भी थाली ऑर्डर करेगा तो उसको रोटी भी चाहिए, राइस भी चाहिए, वेजिटेबल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, करेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि वो रोटी मांग लेगा और रोटी खा के चला जाएगा, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। वो अगर थाली मंगाएगा तो उसमें रोटी भी रहेगी, राइस भी रहेगा, वेजिटेबल भी रहेगा, दाल भी रहेगी। तो यहाँ पे टोटल वेज कितने हैं? यहाँ पे और नहीं बोला है, यहाँ पे और नहीं बोला है, और नहीं बोला यहाँ पे बोला है वो थाली ऑर्डर करेगा तो उसके पास कितने वेज रहेंगे अपनी डिश चुनने के, मेन्यू चुनने के। तो यहाँ पे आप इसको ले लो MNOP, तो जो आंसर होगा वो होगा MNOP मल्टीप्लाई में। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9 2 18 2 36 वेज रहेंगे यहाँ पे। हाँ, क्लियर हुआ? समझ में आया दोनों थियरम्स के बीच का डिफरेंस? एडिशन प्रिंसिपल हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग किसी 2 वेज में से किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बोला हो। कोई 2 ऑपरेशन है, कोई 2 काम करना है, बट उसमें से किसी एक को करने बोला हो और बोला हो, ठीक, तब हम लोग एडिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब? जब 2 ऑपरेशंस हो, 2 वर्क हो और दोनों को हमें परफॉर्म करना हो एक के बाद एक साइमल्टेनियसली। मतलब पहले वो सर्व करेगा फिर आपको फ्लेवर चुनना रहेगा, मतलब पहले आप फ्लेवर चुनोगे फिर वो सर्व करेगा। तो दोनों ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे वो रोटी, राइस, वेजिटेबल, दाल साइमल्टेनियसली रखेगा, ये एक के बाद एक, है ना। तो यहाँ पे ये ऑपरेशंस आपको ऐसे परफॉर्म करने हैं। तो ऐसे हालातों में लगाओगे आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और ऐसे हालातों में एडिशन प्रिंसिपल। तो ये था हमारा 3.1 का बेसिक। बाकी 3.2 में मैंने आपको बता दिया था फैक्टोरियल का मतलब होता है कि एक एक कम करते जाओ, कहां तक जाओगे? 1 तक जाओगे, ठीक है। अच्छा, अगर n फैक्टोरियल दे दिया तो उसको लिखोगे n, n-1, n-2, n-3, ऐसा डॉट 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 चलते जाओगे, ठीक है। अगर n-1 फैक्टोरियल लिख दिया तब क्या करोगे? तब n-1 फैक्टोरियल, n-1, n-2 ऐसा कंटिन्यू करते जाओगे। फैक्टोरियल मतलब एक एक नंबर कम करते जाना और मल्टीप्लाई लगाते जाना, ठीक है, जानते रहोगे आप ये। अच्छा, 3.3 में मेन परम्यूटेशन हमारा शुरू होता है। अभी तक तो टाइम पास था, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई नहीं। देखो 2 टाइप हो सकता है यहाँ पे। एक तो क्वेश्चन में आपको बोला रह सकता है कि रेपिटेशन अलाउड है, और एक तो बोला रह सकता है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो दोनों केसेस आपको अच्छे से यहाँ पे समझने होंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली 2 फॉर्मूला है, बट एक ही याद करोगे तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है NPR का, जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। दूसरा फॉर्मूला है NPN का। NPN मतलब जब r की वैल्यू n के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो r की जगह आप n रख दोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। n माइनस n इज 0, 0 फैक्टोरियल मतलब 1। हाँ, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, जिसको डाउट था याद कर लो। 0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। तो कभी भी अगर NPN हुआ तो वहां पे n फैक्टोरियल
एन पी आर हुआ तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब बात आती है इनको यूज कब करना है, इसको तब आपको यूज करना है जब वहां पे रिपीटिशन नॉट अलाउड हो, सॉरी जब रेपिटेशन अलाउड हो तब आप एनपीएन यूज कर लोगे, जब रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तब आप लोग ये यूज कर लोगे, बताऊंगा मैं भी और डीप में। ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, देखो एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। आज का लेक्चर तो ईजी जाएगा बिकॉज आज मैं पार्ट 1 को ही रिपीट कर रहा हूँ, अगला लेक्चर भी इजी जाएगा, सब कुछ इजी होगा, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो क्या होता है कि डायरेक्टली अगर मैं सम्स कराऊंगा तो आपको वो चीज़ नहीं समझेगी, ठीक। 3.1 में देखो मैंने डायरेक्टली सम्स कराए थे, मे भी आपको उतना अच्छा ना समझाओ, इसलिए मैं पहले आज 3.1 का पूरा बेसिक क्लियर किया जो मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, और आज मैं आपको बाकी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सम्स करा दूंगा तो आपको सम्स याद हो जाएंगे, एक एक सम ऐसा याद हो जाएगा, रट्टा हो जाएगा, कोई रात को उठा के पूछेगा तो भी नहीं, तो भी बता ले जाओगे। बट थोड़ा सा चेंज कर दूँ, 5 की जगह 4 कर दूँ, फंस जाओगे, ठीक। ए पहला क्वेश्चन यार, NP6 इज टू NP3 इज इक्वल्स टू 120 इज टू 1। इसका फॉर्मूला लिखो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल की जगह 6 फैक्टोरियल इज टू NP3 मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120 इज टू 1। इसको रेशियो में ले आओ ना, कैसे आ जाएगा रेशियो में, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 6 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 1। यहाँ से देख रहे हो एन फैक्टोरियल कैंसल, एन माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा तो एन माइनस 3 फैक्टोरियल गया ऊपर और नीचे रह गया एन माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इजी है, इजी बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। एन माइनस 3 फैक्टोरियल को तब तक एक्सपांड करो जब तक एन माइनस 6 फैक्टोरियल ना आ जाए, तो एन माइनस 3, एन माइनस 4, एन माइनस 5, एन माइनस 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है, नीचे भी है एन माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 1। तो एन माइनस 6 फैक्टोरियल और ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा एन माइनस 3, एन माइनस 4, एन माइनस 5 इज इक्वल्स टू 120। 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ भी 3 मल्टीपल, यहाँ भी 3 मल्टीपल, तो एन माइनस 3 को कंपेयर कर लो 6 से, तो एन की वैल्यू आ गई 9। अब एन माइनस 4 को कंपेयर कर लो 5 से, फिर से एन की वैल्यू आ गई 9, फिर से एन माइनस 5 को कंपेयर कर लो 4 से, फिर से एन की वैल्यू आ गई 9। तो किसी एक से भी कंपेयर करोगे तो चलेगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा देने का फटाफट, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कर ले जाओगे चलो करता हूँ मैं ही। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते। सेकंड क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड m एंड n इफ द रिलेशन बिटवीन m एंड n इज m प्लस n ऑफ P2 इज इक्वल्स टू, ईजी है, आप लोग खुद से भी ट्राई करोगे तो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 56 एंड m माइनस n P2 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो करना क्या, बस फॉर्मूले में रखो, कैंसिलेशन करो, सीधे सीधे कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अब सही आएगा गलत आएगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। रेशियो वगैरह कुछ नहीं दिया है तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे, उसको अलग से। देखो m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, फॉर्मूला याद रहना चाहिए NPR का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इस चैप्टर में फॉर्मूले के नाम पे कुछ भी नहीं है तो बस लॉजिक। जितना ज़्यादा आप लॉजिक लगा पाओगे उतना ही बेटर तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। डिवाइडेड बाय 2 मतलब n की जगह n, यहाँ पे n है m प्लस n, और r की जगह 2 मतलब -2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 56, इसका आंसर है, ठीक। अब m प्लस n को तब तक एक्सपांड करो जब तक -2 आ ना जाए, तो m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 56। तो देख रहे हो ये कैंसिल हो गया, यही तरीका होता है हर क्वेश्चन को करने का। तो m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 56। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, चाहिए तो थोड़ा सिंपल भी कर सकते हो, m प्लस n को t कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 56, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स जहाँ तक मुझे लगता है 8 7 जा होंगे, तो t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7t माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। t यहाँ से ले लो कॉमन, तो अंदर बचा t माइनस 8, यहाँ से प्लस 7 ले लो कॉमन, अंदर बचा t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। एक t का वैल्यू आया -7, एक t का वैल्यू आया 8, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे बिकॉज इट कैन नॉट बी माइनस। तो t तो हमारा m प्लस n था, तो इसका मतलब m प्लस n की वैल्यू है 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m माइनस n मिलेगा, फिर दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, m और n मिल जाएगा। कर लोगे, नहीं करोगे, मैं करता हूँ। देखो m माइनस n फैक्टोरियल, इसके लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ अब, ठीक है। m माइनस n फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल, r की जगह 2, n की जगह n, n क्या है यहाँ पे m माइनस n, और ये वाला माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस, ठीक है। समझ में आया ना, कोई डाउट?
ऐसी फालतू चीज़ों में डाउट रहना भी नहीं चाहिए। ये इसको तब तक ओपन करो जब तक n-2 ना आ जाए। अभी आएगा m-n-1, अब आ जाएगा m-n-2 फैक्टोरियल अपॉन m-n-2 फैक्टोरियल। अब ये तो आपको पता होगा ना मैं कैसे ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि 3.2 में पूरा यही किया है हमने, जहाँ तक मुझे याद है। 6 महीने पुरानी बात, 6 नहीं साल होने वाले होंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब m-n को t पुट कर दो, तो ये हो जाएगा t-1 इज इक्वल्स टू 12, तो ये हो जाएगा t² माइनस t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स बन रहे हैं 4 3 जा। ठीक है, तो t² माइनस, ठीक है यही करता हूँ सॉल्व, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्टर्स बन गए t² माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। t लिया मैंने कॉमन, अंदर बचा t माइनस 4 प्लस 3 मैंने लिया कॉमन, अंदर बचा t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक t आया माइनस 3 जिसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, एक t आया प्लस 4 जिसको हम मानेंगे, तो m-n की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 1। अब लास्ट ईयर हमने 1.1 में ऐसे 8 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। एक भी अगर आपको सीख गया हो तो आप लोग ये कर ले जाओगे। n कैंसिल होगा, 2m इज इक्वल्स टू 12 आएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इस 6 को यहाँ पुट कर दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना। ठीक है, चलिए सो ये था हमारा आंसर, m इज इक्वल्स टू 6 n इज इक्वल्स टू 2। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, चलो करते हैं उसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 12pr माइनस 2 इज इक्वल्स टू है कुछ नहीं, ठीक, रेशियो 11pr माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3:14 रेशियो में दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रेशियो में इसको कन्वर्ट कर देंगे। सो 12, चलो फॉर्मूला पहले लगा देते, रेशियो बाद में। 12pr माइनस 2 पे फॉर्मूला लगाओगे तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये वाला ऑलरेडी माइनस रहता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, वरना साइन नहीं चेंज करोगे गलती हो जाएगी। इज टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/14। ठीक है, अब क्या करें, सॉल्व करते हैं ऐसे ही, क्योंकि अभी नीचे ले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 12 माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल इज टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो 12 प्लस 2 हो जाएगा 14 फैक्टोरियल। अच्छा 12 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 12 प्लस 2 हो जाएगा 14 माइनस r फैक्टोरियल एंड इट विल बिकम 11 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/14। अब देखो 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे और ये लोग अपॉन में आ जाएंगे। देखो कैसे, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/14। नहीं दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, चलो अब दिख रहा होगा। अब क्या करें, देखो 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 12 अपॉन 14 माइनस r फैक्टोरियल, और ये 12 माइनस r फैक्टोरियल ऊपर चला गया, तो 12 के साथ 12 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/14। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको रेड्यूस करना है 12 माइनस r फैक्टोरियल को। कब तक? जब तक वहाँ पे 14 ना आ जाए। तो क्या यहाँ पे 14 आएगा कभी? पूछ रहा हूँ, आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 12 माइनस r माइनस 1 वो 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बट यहाँ तो 12 आ सकता है। लाते हैं फिर 12, इधर आएगा देखो 14 माइनस r, फिर 14 माइनस r माइनस 1, 14 माइनस r माइनस 1 मतलब 13 माइनस r, फिर अगली बार में आ जाएगा देखो 12 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/14। तो ये देखो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 12/14 माइनस r इंटू 13 माइनस r इज इक्वल्स टू 3/14। ठीक, अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, 3 4 12, 4 को वहाँ भेज दो, तो 14 माइनस r 13 माइनस r इज इक्वल्स टू 56। अरे 4 14 या 56। 56 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 8 इंटू 7 या 7 इंटू 8, क्या लिखेंगे? 8 इंटू 7 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 14 बड़ा है। ठीक है, तो 14 माइनस r 13 माइनस r, तो 14 माइनस r इक्वल आ जाएगा 8 के, मतलब r की वैल्यू तो 6 आ जाएगी। यस, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला करते चलो। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते। फोर्थ में भी आपसे ना हो, कोई नहीं कर रहे हो आप, पता है मुझे। n+1 npr इज इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 1 n+1 pr। आपको प्रूफ करना है LHS RHS के इक्वल है। ठीक है, कोई नहीं कर देंगे। देखो LHS उठाओ, पहले सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, n+1 npr का फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो n+1 और n फैक्टोरियल लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, n+1 का सीधा फैक्टोरियल? यस, लिख सकता हूँ। अरे भाई 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसको 11 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो वही तो यहाँ पे भी लिखा है n+1 इंटू n फैक्टोरियल।
अब लीजेंड लोग सोच रहे कि अगर n-1 इंटू एन फैक्टोरियल होता तब इसको लिख सकते थे क्या? नहीं लिख सकते थे तब, क्योंकि n-1 इसके बाद आता है, नॉट इससे पहले। n+1 इससे पहले आता है। अब जैसे 5 फैक्टोरियल इंटू 6 लिखा होता, सॉरी 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा होता, तब हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या लिखा है? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब एक नंबर यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, सो आई थिंक आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हमने ऐसा लिख दिया इसको। सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर आ जाएगा। n-r+1 साइड में है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल, अरे n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा मैं देख रहा था कि n-r+1 कॉमन दिख रहा है, तो इसको एक कदम पीछे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो n-r+1 इंटू n+1 फैक्टोरियल, ये जब एक पीछे जाएगा तो इसमें से एक कम होगा, एक ऑलरेडी है यहाँ पे, एक और कम हो जाएगा तो एक गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा n+1, इसको ऐसा लिख लेते हैं ना, r को पहले लिख लेते हैं n-r+1, और ये आ जाएगा n-r फैक्टोरियल। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो देखो प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, और आपको पता भी नहीं चला, जादू हुई गवाह। अरे देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, n+1 साइड में था, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ऐसा लिख दिया। n-r+1 साइड में था, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ऐसा लिख दिया। अब n+1 को जब हम लोग नीचे लेकर जाते हैं फैक्टोरियल में, तो उसमें से एक एक कम करते जाते हैं। जैसे n है, उसमें से एक कम किया तो n-1, n-1 में से एक कम किया तो n-2, एक कम किया तो n-3, n-4, n-5। तो यहाँ से एक कम करेंगे तो n-r, अरे यहाँ से 1 कम किया तो क्या आएगा? n-r आएगा ना। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे कि n+1 -r में से अगर एक कम करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n-r ही तो आएगा। अब लॉजिकली सोच लो, कैसे भी सोच लो। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए मेन क्वेश्चन सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन फालतू क्वेश्चंस के लिए नहीं बनाए, वो फालतू क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिए गए हैं ताकि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। जो मेन क्वेश्चंस है वो अब आ रहे हैं, और इसका पैटर्न अब आपको फिक्स करना है। अब आपको ये नहीं देखना है कि आंसर क्या आ रहा है, मैं क्या स्टेप कर रहा हूँ, आपको ये देखना है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ। और अगर ना समझ में आया मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो कमेंट कर देना, ठीक। बिकॉज आंसर कैसे आया, सॉरी आंसर आया वो जरूरी नहीं है, पर मैंने क्या सोच के आंसर लाया, क्या स्टेप को फॉलो किया वो जरूरी है। तो इसीलिए अब जो मेन क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप इस चीज पे फोकस करो कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर इन द वर्ड माधुरी। ठीक है, सो माधुरी पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है, स्टेप 1। चलो मैं भी स्टेप्स बता ही देता हूँ। इफ लेटर्स कैन बी रिपीटेड, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, बहुत ईजी है। ये पहला है रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड आर ए लिख दो, आर एन ए लिख दो, रिपीटिशन नॉट अलाउड, चलेगा, ठीक है। तो 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, तो अब लीजेंड लोग बनाने लगे होंगे। एक बन रहा है अधू और एक बन रहा है मैडी, और एक बन रहा है रूही, वाह, और एक बन रहा है दूरी, वाह, हुरी, अरे वाह गजब। ऐसे वर्ड्स नहीं बनाते भाई, मीनिंगलेस वर्ड भी वहां पे चलते, जैसे हुरी की कोई मीनिंग नहीं होती, बट वो वहां पे चलेंगे। कैसे चलेंगे देखो, 4 लेटर वर्ड बनाने हैं तो बॉक्स बनाओ पहले, और बॉक्स में 4 लेटर्स की जगह बनाओ। 5 लेटर बोलता तो 5 लेटर वाले बॉक्स बनाते, ठीक, 5 बॉक्सेस बनाते मतलब। अब कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले बॉक्स में मैं कितने लेटर्स को डाल सकता हूँ, कोई भी डाल सकता हूँ, क्योंकि उसमें बोला है कि कोई मीनिंग नहीं रहेगी अगर जो वर्ड बनता है उसकी, तो भी चलेगा। मतलब जैसे मैंने वर्ड बना दिया हम, इसकी कोई मीनिंग है, कोई सेंस है इस बात का, नहीं है, तो फिर भी ये चलेगा। क्यों चलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा ही बोला है। अब मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो हर चीज की मीनिंग होती है, मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लेटर्स हैं, तो पहले बॉक्स में मैं किसी को भी डाल सकता हूँ, तो मैंने 7 डाल दिया, 7। अब बोला है पहले क्वेश्चन में रेपिटेशन अलाउड है, मतलब दूसरे बॉक्स में भी मैं 7 लेटर्स को डाल सकता हूँ, चलो डाल दिया। अभी भी रेपिटेशन अलाउड है, लो डाल दिया फिर से। तो टोटल कितने वेज बने उसके लिए आपको यूज करना होगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, टोटल नंबर ऑफ वेज। अच्छा इसका वो भी लिखना पड़ेगा ना लिखोगे, चलो ठीक है। 4 लेटर वर्ड इज टू बी फॉर्म्ड, ये नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। हाँ, 4 लेटर वर्ड इज टू बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड माधुरी। याद रखो जो भी वर्ड आपको दे उसको इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल में लिखना, ठीक। फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, कैन बी फिल्ड in 7 ways. Second letter can also be filled in 7 ways. Third letter can also be filled in 7 ways. Fourth letter can also be filled in 7 ways.
सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देना है बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7, और 7 7 जा 43, 43 343 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 2401। तो 2401 वेज रहेंगे आपके पास। ठीक, समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? क्लियर हुआ? थियरी लिख लेना वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, तो छाप लो इसको और फिर मैं रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला बताता हूँ। चलिए, तो फिर से हम लोग बॉक्सेस बना लेते हैं 4 लेटर्स के लिए। अब के लिए हम तब कर रहे हैं जब रेपिटेशन नॉट अलाउड है। यहाँ पे वो भी लिखना होगा व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब जब रेपिटेशन अलाउड थी तब क्या लिखते? रेपिटेशन इज अलाउड। ठीक है, 4 बॉक्सेस। अच्छा, हमारे पास 7 लेटर्स हैं। लेट से मैंने पहले बॉक्स में 7 लेटर एक एक करके डाल दिए। अब बोला है रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो मान लेते हैं पहले बॉक्स में कोई एक लेटर गया होगा। अब मुझे क्या पता कौन सा लेटर गया होगा, लेट से आई गया होगा, तो अब हम दूसरे बॉक्स में आई को नहीं डाल सकते। मतलब दूसरे बॉक्स के लिए मेरे पास सिर्फ 6 वेज बचेंगे। फिर अगले बॉक्स के लिए मेरे पास सिर्फ 5 वेज बचेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 लेटर्स को पिछले 2 बॉक्स में फिल कर दिया है। अब मुझे नहीं पता वो कौन से लेटर्स है, बट मैंने फिल कर दिया है। तो अगले बॉक्स के लिए कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो इसका आंसर कैसे आएगा? इसका ऐसे लिखोगे, फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, सेकंड लेटर कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, थर्ड लेटर कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, फोर्थ लेटर कैन बी फिल्ड इन 4 ways. Therefore, total number of ways is 7 into 6 into 5 into 4. 7 6 या 42, 5 4 या 20. It is 840 ways. समझ में आया? जब रिपीटिशन अलाउड ना हो तो ऐसा एक एक करके कम करते। अब फॉर्मूला वाइज आप करते तब कैसे करते? देखो, मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया था। एक था NPN जब रेपिटेशन अलाउड हो, और एक था NPR जब रेपिटेशन अलाउड ना हो। तो NPN वाला फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ पे नहीं यूज कर पाएंगे, बिकॉज जो पहला क्वेश्चन था वो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वाला था, तो इसको छोड़ो अभी। ठीक है, NPR वाला फॉर्मूला कैसे यूज करते? देखो, लेटर्स कितने हैं? 7। कितने लेटर के वर्ड्स बनाने हैं? 4। तो इसका लिखते हैं हम लोग 7p4। अब 7p4 का आंसर क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो सेम टू सेम आंसर मिलेगा। बट मैं जहां तक मानता हूं कि ऐसा नहीं जाओगे, ऐसा जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया? अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जहां पे हमें टुगेदर और नॉट टुगेदर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते? देखो, सबसे पहला बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम। अरेंजमेंट बोल दिया, इसका मतलब परम्यूटेशन करना है। अब परम्यूटेशन कैसे करते हैं वो आप लोग जानते हो, एल्गोरिदम। ठीक है, देखो, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। 2 वॉवेल्स कभी साथ में नहीं रह सकते। कॉन्सोनेंट्स हमेशा इवन पोजीशन पर रहेंगे, और ओ पहला लेटर रहेगा, टी लास्ट लेटर रहेगा। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करता है कि कुछ लोगों की जगह को फिक्स कर देता है कि भाई वॉवेल्स यहीं रहेंगे, तो उनकी जगह ऑलरेडी फिक्स हो जाती है, तो उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उनके लिए वेज अलग हो जाते फिर। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला करते हैं हम लोग सबसे पहले। चलिए, तो पहला इसमें बोला है कि नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, सॉरी, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। पहला क्वेश्चन है वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। वॉवेल्स हमेशा साथ में रहनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं, साथ में कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो देखो, यहाँ पे वॉवेल्स हमेशा साथ में रहने चाहिए, तो पहले वॉवेल्स पिक कर दो। तो पहले मैं ये सब लिख देता हूँ, फालतू बातें। देयर आर 9 लेटर्स इन द वर्ड एल्गोरिदम। देयर आर 3 वॉवेल्स इन दिस वर्ड, that is AIO। ठीक है, इतना लिखने के बाद अभी बाद में बताऊंगा और क्या लिखेंगे। देखो, 3 वॉवेल्स है AIO। तो जब भी आपको बोला है कि वॉवेल्स हमेशा साथ में रहनी चाहिए, मतलब जब चीज़ें साथ में रहती है, चीज़ें साथ में नहीं रहती है, ऐसा बोल दिया जाए, तो वहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। सबसे पहले जब बोल दिया साथ में ही रहनी चाहिए, तो आप इनको एक साथ बांध दो। ठीक, इनको बांध दो अच्छे से, और बांधने के बाद इनको आपस में ही अरेंज कर दो। और ये तीनों लेटर्स को मान लो अब ये एक लेटर है। जितना भी आपको बोल दे, जैसे बोल देता, सपोज यहाँ पे 2 वॉवेल होता, लेट से ओ वॉवेल नहीं है अब। ठीक है, ए आई ही सिर्फ वॉवेल है, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ बांध देते, और इनको अरेंज करने के वेज होते 2 फैक्टोरियल, और इनको हम मान लेते 1 यूनिट। जब भी कभी बोल दे कि ये लेटर साथ में रहने चाहिए, तो उनको बांध दो, और जब कोई चीज़ बंध जाती है तो वो 2 से 1, 3 से 2, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1 हो जाती है। मतलब अभी कई सारे बुक्स को मैं एक साथ बांध दूँ तो वो बुक 1 हो जाएगी, है ना, यूनाइट हो जाएगी, और क्या। तो 3 लेटर्स है यहाँ पे, तो उनको हम लोग एक ही लेटर मान लेंगे। अच्छा, तो ये 3 लेटर कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में, है ना। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होता है R फैक्टोरियल।
कोई भी चीज़ कितने वेज में अरेंज हो सकती है, होता है आर फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है, और ये 2 लेटर्स 2 फैक्टोरियल में, एक लेटर होता तो 1 फैक्टोरियल। अरे एक लेटर को एक ही जगह रख सकते हो ना 4 होता तो 4 फैक्टोरियल, तो ऐसा होता है ये। तो 3 फैक्टोरियल वेज में हम लोग AIO को अरेंज कर सकते हैं। तो AIO तो हो गया, पर बाकी लेटर्स कितने बचे? एंड देयर आर 6 अदर लेटर्स। बाकी सारे लेटर्स कौन कौन से? बाकी सारे लेटर्स हैं LGRTHM। तो इनको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? इनको हम अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल वेज में, ठीक। तो 3 फैक्टोरियल वेज में हमें इसको अरेंज करना है और 6 फैक्टोरियल वेज में इसको अरेंज करना है। बट बोल दिया मैंने कि ये एक यूनिट है, तो इसको भी तो इसके साथ रखना होगा। तो चलो मैंने इसको साथ में रख दिया, AIO साथ में आ गए, और अंदर ही लोग अपना 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। तो 6 लेटर थे, अब कितने लेटर हो गए? 9। सही गलत? मैंने बोला हमेशा इनको एक यूनिट कंसीडर करो, तो 6 थे, अब कितने हो गए? 7। तो ये टोटल कितने में अरेंज होंगे? 7 फैक्टोरियल वेज में। और AIO अंदर ही अंदर कितने वेज में? 3 फैक्टोरियल वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन कर दो, 7 6 5 4 3 2 1, फिर 3 को ओपन कर दो, 3 2 1, 7 6 जा 42, 5 4 जा 20, 840 आ गया, 842 जा होता है 1680, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 1680 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर लेते, 1680 इंटू 18, 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 52, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो ये आ गया 6, 8 6 जा, ठीक है, 8 1 जा 8, ठीक है, 0 8 6 1, 0 4 2 4 6 3, तो ये आ गया 3 0 2 4 0। इतने वेज हैं इसको अरेंज करने के, जब तीनों वॉवेल्स साथ में रहेंगे तब। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? सबसे पहले जितने वॉवेल्स थे उनको हमने साथ में कर दिया और मान लिया वो एक यूनिट है। तो लेटर्स पहले 9 थे, अब कितने हो गए? 7, क्योंकि उसको हमने एक यूनिट मान लिया। तो वॉवेल अंदर ही अंदर अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल वेज में, और पूरे लेटर्स अरेंज होंगे 7 फैक्टोरियल वेज में। तो बेसिक जो है आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन में बोला है नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर। अल्गोरिदम वर्ड सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, सब क्वेश्चन अलग है। अल्गोरिदम, अब इसमें बोल दिया है 2 वॉवेल्स कभी साथ में नहीं रह सकते, झगड़ा हो गया दोनों का। नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, ये 2 वॉवेल्स कभी भी साथ में नहीं रह सकते। तो हम लोग देखते हैं पोजीशंस कितनी है। अच्छा, वॉवेल्स अगर साथ में नहीं रह सकते, इसका मतलब हर एक के बीच में एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट, फिर 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 यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे होंगे कॉन्सोनेंट। कितने कॉन्सोनेंट है? 6 है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉन्सोनेंट्स हमारे यहाँ पे रहने चाहिए। ठीक है, जगह कितनी है? 1 2 3 4 5 6, एक और आएगी ना 7। तो जगह तो 7 है और कॉन्सोनेंट्स हमारे 6 है। तो 6 कॉन्सोनेंट्स कितने वेज में अरेंज होंगे? कॉन्सोनेंट्स दीज वो लिख लोगे ना, algorithm is a 9 letter word, there are 3 vowels in the algorithm and 6 consonants in the algorithm, इतना लिख लेना। फिर consonants can be arranged in 6 फैक्टोरियल वेज। कॉन्सोनेंट्स जो हैं आपके वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल वेज में। 6 कॉन्सोनेंट्स की जगह है और 6 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज भी होना है, तो 6 फैक्टोरियल वेज में वो अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, वॉवेल्स का क्या? वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन, देखो जगह कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 2 4 2 6 7। वॉवेल्स कितने हमारे पास? 3 वॉवेल्स, 7 जगह, 7 जगह 3 वॉवेल्स। तो ये कैसे अरेंज होंगे? 7p3 वेज में अरेंज होंगे। ठीक, 7 वॉवेल्स हैं बट जगह तो 3 वॉवेल्स है बट जगह तो 7 है। तो इनको अरेंज करने का क्या होगा? 7p3 वे होगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, MP क्या? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, डायरेक्ट कर दिया मैंने। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 करता तो 4 फैक्टोरियल आता। 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये हुआ कैंसिल। तो 6 इंटू 5 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, 30 इंटू, नहीं जाने दो, डायरेक्ट लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 7 6 42, 840 हो गया। 840 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1680 हो जाएगा। 1680 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा 33 या 90 हो गया। तो 1680 को आप 90 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 0 0 0 0 0, है ना।
330 जब मैंने 90 कर दिया और इन दोनों का मिला के मैंने इसके साथ कर दिया, तो 9 8 0 जा 0, 9 8 जा 72, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 15, तो इसके वेज आ गए 151200। इतने वेज हैं, इतने वेज ढूंढते ढूंढते तो भाई जन्मों निकल जाएंगे। ठीक है, तो इतने वेज हैं हमारे पास, 1,51,200 वेज। समझ में आया कैसे किया मैंने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन। तो फिर से वही थोड़ा सा डायग्राम बनाते, सी 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 सी, बोला है कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन, वो लिख लेना। एल्गोरिथम इज अ 9 लेटर वर्ड, 3 वॉवेल्स एंड 6 कॉन्सोनेंट्स, फिक्स है। इवन पोजीशन, वाह क्या इवन है। लेटर क्या है हमारा? एल्गोरिथम। इवन पोजीशंस यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4, एक के बाद एक इवन पोजीशंस। तो इवन पोजीशंस हमारे पास 4 हैं पर कॉन्सोनेंट्स हमारे पास 6 हैं। इवन पोजीशंस हमारे पास 4 है बट कॉन्सोनेंट पोजीशंस हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हमारे पास 6 हैं। ठीक है, देयर आर 6 कॉन्सोनेंट्स टू फिल द इवन पोजीशन। तो इसका मतलब ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 6p4 में, 4 जगह और 6 कॉन्सोनेंट्स, तो 6p4 वेज में ये अरेंज होंगे। तो इसका आप लोग क्या लिखोगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 5 जा 34 जा 120, 3 जा 360। नहीं समझा? निकाल देते, देखो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। तो ये देखो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कैंसल, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 30 12 जा 360। 360 वेज में ये अरेंज हो गए। और कुछ पूछा है? हाँ, बाकी वॉवेल्स बचे, उनको भी तो अरेंज करना है। सो वॉवेल्स कहाँ रहने चाहिए? वॉवेल्स के बारे में यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो इवन पोजीशन पर हमारे 4 कॉन्सोनेंट्स तो आ गए, क्योंकि इवन पोजीशन सिर्फ 4 ही है हमारे पास, तो 4 कॉन्सोनेंट आ गए। अब हमारे पास क्या बचा? अगर हम रिमेनिंग लेटर्स की बात करें तो अब हमारे पास बचा है 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट। अब इनको तो अरेंज करना ही होगा। 2 कॉन्सोनेंट बचा है और 3 वॉवेल बचा है, 2 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल। तो इनको हम लोग सीधा सीधा अरेंज कर सकते हैं। देखो 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, 5 पोजीशन पर अरेंज करना है, तो सीधा सीधा आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं यार 5 फैक्टोरियल कैसे लिख दे रहे हो, 3 फैक्टोरियल कैसे लिख दे रहे हो? देखो बॉक्स बना लो, ये 5 बॉक्स है। ठीक, 5 लेटर्स है हमारे पास टोटल। लेट से पहले बॉक्स में कोई एक लेटर आ गया, 5 में से कोई एक लेटर आ गया, तो अगले वाले में वो नहीं आएगा, तो 4 हो गया। अगले वाले में वो नहीं आएगा, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 फैक्टोरियल ही तो बोलते हैं। तो वही मैं जस्ट लिख रहा था, 5 फैक्टोरियल। अब इस 5 फैक्टोरियल को इस 360 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वेज मिल जाएंगे, एक ये वे और एक ये वे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 360। 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 120 इंटू 360। 360 को अगर 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखते हैं क्या होता है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 6 3 2 3 4, 4 3 2 0 0। ये हो गए आपके आंसर्स। आया मजा? O इज द फर्स्ट लेटर एंड T इज द लास्ट लेटर। करते इसको भी। चलिए, आखिरी वाले में बोल दिया है कि O और T की जगह फिक्स है, तो O और T तो अपनी जगह पे फिक्स हो गए। इनकी जगह एक ही है, ये अपना 1 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएगा, ये भी 1 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएगा। अरे एक जगह है, एक को अरेंज होना है, तो एक ही जगह हुआ ना, एक ही वे हुआ ना। अब एक कुर्सी है, आपको बैठना है, तो कितने तरीके से बैठ सकते हो? अब लीजन लोग बोलेंगे चढ़ के बैठ सकता हूँ, कूद के बैठ सकता हूँ, बैठ के बैठ सकता हूँ, सो के बैठ सकता हूँ। नहीं, उसको वे नहीं बोलते कुछ भी मत बोलो, ठीक है। एक कुर्सी है और आपको बैठना है तो एक ही वे है वहाँ पे। 2 कुर्सी है और आपको बैठना है तो 2 वे है वहाँ पे, ठीक, ऐसा। सो एक लेटर है, एक जगह है, तो एक ही वे है यहाँ पे। इसका एक लेटर एक जगह है, एक ही वे है। बीच में कितने लेटर्स बचे? बीच में बचे हमारे पास 7 लेटर्स। 9 लेटर्स थे ना टोटल। देयर आर 9 लेटर्स इन द वर्ड एल्गोरिथम। द पोजीशन ऑफ O and T हैज बीन फिक्स्ड। द पोजीशन ऑफ O and T is fixed. Therefore, the other letters can be arranged in 7p7 वेज। मतलब 7 जगह है और 7 लेटर्स को अरेंज होना है, तो लिख देते हैं 7p7। बट आप 7 फैक्टोरियल लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। कॉलेज से एक बार संपर्क जरूर कर लेना, बोर्ड वोर्ड में तो नहीं करते। अदर लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन
अरेंज इन 7p 7 वेज। कैसे आया? अरे 7 जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 लेटर्स को अरेंज करना है, तो 7p 7 वेज विच इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। कैसे आया? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। 7 माइनस 7 इज 0, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये आ गया 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? वैसे तो याद रहना चाहिए, पर आपको मे भी याद नहीं होगी, मुझे तो याद है 5040 होता है, ठीक है, याद रहना चाहिए वैसे। 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इन सबका। 7 6 42, 42 5 जा होता है 120, 124 जा होता है 480, 480 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5040। कैसे? 86 जा होता है 480, ठीक है, छोड़ो जाने दो। 7 6 जा 42, 42 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 220, 220 होगा 120 नहीं। 220 को 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1320, और 1320 को जब आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मे बी आपको ये मिल जाए। फिलहाल यही होता है इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए इसको। सो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करें? 8th तक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। छोटा क्वेश्चन है, 3-4 मिनट में हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मतलब 6 सब क्वेश्चन है उसमें। देखो चैप्टर बहुत ईजी जाएगा। कब? जब आप चैप्टर को थोड़ा सा कंसाइज करोगे तब, ठीक है। मतलब अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी आपको लगेगा सब फैला हुआ है, ये वहाँ, ये यहाँ, ये ऐसा कंसेप्ट, वैसा नहीं। चीज़ों को जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हो ना चैप्टर्स में, वैसे वैसे आपको चैप्टर थोड़ा सा समराइज करना पड़ता है, कंसाइज करना पड़ता है। चैप्टर तो बहुत बड़ा रहता है, पर उसमें आपको उसको छोटा बनाना रहता है, अपने आप को एक फील दिलाना रहता है कि यार चैप्टर बहुत छोटा है, चैप्टर में इतने कंसेप्ट है, इतने मेन कंसेप्ट है, उनके कंसेप्ट्स की गहराई है। जब चैप्टर आपको छोटा लगेगा ना तो वो चैप्टर फिर आपको याद होने लगेगा। जैसे फिजिक्स का ही कोई चैप्टर की बात कर लो, जैसे लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन में कई सारे कंसेप्ट है मुझे पता है, बट मैं पहले उनको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दूंगा। पहले लॉज ऑफ मोशन, फिर कोलिजन्स, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन का छोटा सा पार्ट, और वर्क पावर एनर्जी। ये 5 चैप्टर्स है उसमें, बट फिर भी मैं इनको टॉपिक मान के चलूंगा। अब लॉज ऑफ मोशन में कितने लॉज हैं, कौन से लॉ पे कौन सा न्यूमेरिकल है, इंपल्स कब आता है, इंपल्स का मतलब क्या होता है, इंपल्स के कितने फॉर्मूले हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं, उस कंसेप्ट में फिर गहराई में जाऊंगा मैं, मतलब आप, ठीक है। तो कंसाइज करो सिलेबस को। कंसाइज कैसे करने का? आप जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, आपने पहले एक्सरसाइज में क्या सीखा? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल, ठीक, वो हो गया 2 टॉपिक। सेकंड में तो आपने कैलकुलेशन सीखा, ठीक, छोड़ो उसको। थर्ड में आपने क्या सीखा? एनपीआर, अरेंजमेंट का फॉर्मूला, एनपीआर आपने सीखा। तो कंसाइज करो चीज़ों को। चीज़ें जब तक आपको फैली हुई लगेंगी ना तब तक मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ने में। जितना हो सके कंसाइज करो सिलेबस को। सिलेबस जैसे ही कंसाइज होगा आपको अच्छा लगेगा याद करने में, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बोला एक फोटोग्राफ लेनी है, ग्रुप फोटोग्राफ, जिसमें 6 टीचर हैं और प्रिंसिपल है पहली रो में, ठीक। पहली रो में 6 टीचर्स और प्रिंसिपल्स है, मतलब टीचर प्रिंसिपल मिला के, कुछ कम टीचर्स नहीं है, मतलब हो गया, कुछ छोड़ो। 18 स्टूडेंट्स है पहली रो में, स्टूडेंट्स भी कम है। 18 स्टूडेंट्स आर इन द सेकंड रो, ठीक है। थ्योरी लिख रहा हूँ, ये सब लिखना रहेगा आपको। जिसमें से 12 बॉयज़ हैं और 6 गर्ल्स हैं। जो गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स कभी भी साथ में नहीं रह सकते, है ना, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कभी भी साथ में नहीं रह सकते। तो क्या अरेंजमेंट का, ठीक है। और 12 बॉयज़ हैं और 6 गर्ल्स हैं, और कंडीशन बोली है कि गर्ल्स जो है वो 2 गर्ल्स साथ में नहीं रह सकती। 2 गर्ल्स कैन नॉट बी टुगेदर, वैसे तो बॉयज़ का बोलना चाहिए था, बट उल्टा बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। 2 गर्ल्स कैन नॉट बी टुगेदर। चलिए सबसे पहली रो में जो प्रिंसिपल और टीचर्स है वो अरेंज हो जाएंगे अपना 6 फैक्टोरियल वेज में, 6 फैक्टोरियल वेज में वो अपने आप अरेंज हो जाएंगे अपना। फिर 12 बॉयज़ हैं वो भी अरेंज हो जाएंगे 12 फैक्टोरियल में। 12 बॉयज़ के आजू बाजू में अब कितने जगह बचते हैं वो हमें देखना है, करेक्ट। मतलब 2 ही रो है, पहली रो में प्रिंसिपल टीचर, वो हमने फिल कर दिया। दूसरी रो में गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है। तो 12 बॉयज़ है तो कितनी पोजीशंस हुई देखो, B1 B2 B3, ऐसा मैं बी लिखता हूँ खाली, बी 5 6 7 8, वैसे मुझे पता है 13 आएगा बट चलो ठीक है, कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। 4 4 8 4 12 पोजीशंस देखो अब कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 पोजीशंस हो गए। अब बॉयज़ के आजू बाजू ही रहना है, गर्ल्स को साथ में नहीं रहना है। तो इसका मतलब 13 पोजीशंस है और 6 गर्ल्स है, तो कितने वेज में वो अरेंज हो जाएंगे, 13p 6 वेज में। तो सॉल्व कर दो इसको, 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, यही आपका फाइनल आंसर है। अब इसको काटना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, रुको मैं कर देता हूँ। मतलब फाइनल आंसर भी आपको नहीं लिखना है,
इसी को थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है। 7 फैक्टोरियल को लिख दो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और इसको काट दो, फिर 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल अपॉन 7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 2 रोज थी, पहले रो में 6 टीचर और प्रिंसिपल को बैठना था, तो 6 फैक्टोरियल में हमने उन्हें बैठा दिया। अब 18 स्टूडेंट थे दूसरे रो में, 12 बॉयज़ को साथ में, मतलब 12 बॉयज़ कैसे भी रह सकते थे, तो 12 फैक्टोरियल में बैठा दिया। बट गर्ल्स का बोला था साथ में नहीं रह सकते, साथ में नहीं रह सकते मतलब या तो बॉयज़ के इस साइड या तो बॉयज़ के उस साइड, साथ में नहीं। तो बॉयज़ के इस साइड उस साइड मिला के कितनी जगह है? 13, गर्ल्स कितने? 6, तो 13 पे 6 हो गए इसका अरेंजमेंट। समझ में आया? चलो 8वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट द लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री कैन बी अरेंज्ड एज। अब यहाँ पे 6 मेथड्स दिए गए हैं, आपको हर एक मेथड से अरेंज करके बताना है। ठीक है, तो पहले जो वर्ड है उसको बहुत ही खूबसूरती से लिख दो यहाँ पे, हिस्ट्री। ठीक है, सो सबसे पहला बोला है वाई एंड टी आर टुगेदर। तो टुगेदर जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ में करते हैं, उनको 1 यूनिट मान लेते हैं, उसमें जितने लेटर्स रहते हैं उसको हम अरेंज कर देते हैं। पहली कंडीशन क्या बोली है? वाई एंड टी आर टुगेदर, वाई एंड टी आर टुगेदर। ठीक है, तो इसमें से वाई और टी अलग निकाल लो, ये हमने निकाला वाई और टी, तो बचा क्या? बचा हिसोरी, हिसोर। ओके, किशोर बच गया यहाँ पे, हिसोर। सो ही इज सो राइट। वाई और टी साथ में रहने चाहिए, यूट्यूब वैसे भी साथ में रहना ही चाहिए, है ना। तो वाई टी को कितने वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज में। और अब ये वाई और टी मिलके क्या बन गए? 1 लेटर बन गए। और ये क्या है? 5 लेटर्स है, 5 + 1 6 लेटर्स हो गए। इन 6 लेटर्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल वेज में। बाकी ये वाई टी को कितने वेज में? 2 फैक्टोरियल वेज में। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब लिखना है तो लिख लो, देयर आर, ये तो फिक्स रहते हैं, 7 लेटर्स इन द वर्ड हिस्ट्री। If Y and T are together, then they unite to make a 6 letter word. ठीक है, therefore Y and T together can be arranged in 2 factorial ways. ठीक है, जैसे अभी 2 कुर्सी है, 2 लोग हैं, तो या तो ऐसा हो जाए आप पहली कुर्सी पे बैठ जाओ, या तो आपके बाजू वाला पहली कुर्सी पे बैठ जाए, या तो आप दूसरी की कुर्सी पे बैठ जाओ, या तो आप दूसरी कुर्सी पे बैठ जाओ, या तो वो दूसरी कुर्सी पे बैठ जाए। तो 2 ही वेज रहता है यहाँ पे, या तो पहले वाले पे या तो दूसरे वाले पे, तो 2 लोग 2 वेज। ठीक है, एंड अदर रिमेनिंग लेटर्स, थ्योरी जरूरी है यहाँ, रिमेनिंग लेटर्स कैन बी अरेंज्ड। एक्चुअली ये 14 क्वेश्चन हो जाएगा, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन भले बोला है बट अलग अलग क्वेश्चन है। रिमेनिंग लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, देयरफॉर बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, उल्टा लिख दिया मैंने, पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा। नाराज हो जाते विद्यार्थी, ठीक है, कोई नहीं। 6 × 5 = 30, 34 × 120, 360, 720, 722 = 1440। सो 1440 वेज है हमारे पास हिस्ट्री में, वाई और टी अगर साथ रहें तो अरेंज करने पे। ठीक है, समझ में आया? कर ले जाओगे, इजी हो गया। साथ में रहने वाला तो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है वाई के बाजू में ही टी रहना चाहिए, मतलब अब की बार वाई और टी की जगह फिक्स कर दी। चलिए इसको अब कैसे करेंगे? हमें क्या बोला? हमें बोला कि वाई हमेशा वाई हमेशा टी के बाजू में रहना चाहिए। वाई इज नेक्स्ट टू टी। ठीक है, मतलब वाई के जस्ट बाजू में ही टी रहना चाहिए। तो अब की बार वाई और टी दोनों की जगह फिक्स हो गई कि वाई पहले आएगा, टी बाद में आएगा। नहीं, वाई इज नेक्स्ट टू टी, मतलब टी वाई आएगा। थैंक यू। ठीक है, सो इन दोनों की जगह अब की बार फिक्स कर दी गई है। अब की बार दोनों को अरेंज होने के लिए कितना वे है? सिर्फ एक ही वे है, क्योंकि बोल दिया कि भाई टी पहले रहेगा, वाई उसके बाद में रहेगा, सीधा बोल दिया है ना। तो यहाँ पे टी वाई एक यूनिट हो गए, और ये दो लोग आपस में कैसे अरेंज हो सकते हैं? कितने वेज में? 2 फैक्टोरियल में नहीं होंगे अब की बार। पिछली बार कैसा बोला था? पिछली बार बोला था कि वाई और टी साथ में रहना चाहिए। अब उसमें ये नहीं बोला था कि पहले वाई रहना चाहिए पहले टी रहना चाहिए, है ना, बस बोला था साथ में रहना चाहिए। बट अब की बार बोल दिया कि वाई बाद में रहना चाहिए, मतलब अब की बार सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे 2 कुर्सी रखी है बट आपको बोल दिया आपको उसी पे बैठना है, तो सिर्फ एक ही वे है। बचे कितने? बचे 5 लेटर। कौन कौन से?
यही बचा, ठीक है। तो इनको अरेंज करने के कितने वेज, 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इनको हम लोग अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में, और इसको अंदर ही अंदर हम लोग अरेंज कर सकते हैं 1 फैक्टोरियल वे में। बट ये पूरा क्या है, ये पूरा एक लेटर बन गया अब, ठीक है। हियर टी वाई हैज बिकम 1 यूनिट, एज 1 यूनिट, है ना। सो देयरफॉर इट कैन बी अरेंज्ड टुगेदर विथ रिमेनिंग लेटर्स इन, टुगेदर विथ रिमेनिंग लेटर्स इन 6 फैक्टोरियल वेज। अरे भाई ये 5 को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल, बट अभी कैसे है कि ये भी इसके साथ है, ये पूरा एक यूनिट है ना। एक यूनिट क्यों, क्योंकि इन लोग साथ में है, इन लोग का जगह फिक्स है। तो 6 फैक्टोरियल वेज में ये अरेंज होगा और ये 1 फैक्टोरियल वेज में, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल का आंसर होता है 720, 420 नहीं रे 720, तो 720 वेज इसका आंसर हम लोगों का आ जाएगा। अब यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, हिस्ट्री इज अ 7 लेटर वर्ड ऐसा ठोक सकते हो, ठीक है, टेंशन नहीं उसका। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सीधा उसका आंसर है 7 फैक्टोरियल। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन नहीं है अब की बार, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। कितने लेटर्स है भाई, 7, अरेंज हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। एज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन then the letters can be arranged in 7 letters 7 places 7p7 ways, that is in 7 factorial ways. Therefore total number of ways is equals to 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। देखो 6 फैक्टोरियल होता है 720, 720 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर आएगा 5040। सही में अब बोल दिया है, आएगा तो देखेंगे, वाह गजब। सो 5040 वेज है, याद रख लो यार, 7 फैक्टोरियल वे का आंसर यही होता है, 7 फैक्टोरियल का आंसर ही यही होता है 5040, ठीक है। चलिए फिर 8 फैक्टोरियल का क्या होता है, उसका होता है 30240, ऐसा ही कुछ होता है, छोड़ो जाने दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है बिगिन एंड एंड विथ वॉवेल, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग प्लेस एंडिंग प्लेस फिक्स कर दिया है, वॉवेल ही रहना चाहिए। कितने वॉवेल हैं यहाँ पे, 2 वॉवेल है, ये अच्छी बात हुई। पता है क्यों, क्योंकि 4 वॉवेल हो जाते, 3 वॉवेल हो जाते तो हमें फिर केसेस बनाने पड़ते अलग अलग, बट यहाँ पे 2 ही वॉवेल है, तो ये ठीक है आपके लिए, ठीक है। चलिए करते हैं इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है हाँ बिगिन एंड एंड विथ वॉवेल, तो हमारा वर्ड क्या था, हिस्ट्री। तो देखो बिगिन होना चाहिए वॉवेल से, एंड होना चाहिए वॉवेल से। कितने वॉवेल है, 2, कौन कौन से, आई ओ, तो जो वॉवेल नहीं है पहले उनको लिख लो, HSTRY। तो वॉवेल्स को अरेंज करने के यहाँ पे कितने तरीके हैं, ध्यान से देखना। या तो मैं आई को यहाँ पे रख दूँ, या तो ओ को यहाँ पे रख दूँ, पहला वे। दूसरा वे, या तो मैं आई को यहाँ पे रख दूँ और ओ को यहाँ पे रख दूँ, ये दूसरा वे। मतलब वॉवेल्स को अरेंज करने का यहाँ पे कितना वे है, 2 वे है, ठीक है। 2 ways टू अरेंज द वॉवेल्स। बाकी आप लोग मतलब गूगल वगैरह पे अगर सॉल्यूशन देखोगे तो वहाँ पे आपको ये अच्छा खासा मिल जाएगा स्टेटमेंट, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो वॉवेल्स कितने अरेंज हो गए, वॉवेल्स कितने वेज में अरेंज हो गए, वेज टू अरेंज द वॉवेल्स इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ना, एक आगे एक पीछे, या फिर दूसरा आगे पहला पीछे, ऐसा। अच्छा तो बीच वाले लेटर्स, रिमेनिंग लेटर्स, ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, रिमेनिंग लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। कितने वेज में, 5 फैक्टोरियल वेज में। तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, कितना इजी है देखो, है ना इजी। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 720 होता है शायद, नहीं रे 120, 5 4 या 23, हाँ 120 इंटू 2, तो इसका आ जाएगा 240 वेज, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इसका आंसर, किसका, जब एंड और स्टार्ट वॉवेल से हो। अगले क्वेश्चन में बोलता है एसटी के साथ एंड होना चाहिए, तो अब की बार आप लोग ट्राई करो, एसटी के साथ एंड होना चाहिए, ट्राई करो, पहले ट्राई करते रहो, ट्राई नहीं करोगे तो भारी पड़ेगा, और ट्राई करोगे गलत आएगा तो भी चलेगा, समझ में आएगा। लेकिन फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो और सॉल्व करने पर भी नहीं होता है और उसके बाद सॉल्यूशन देखते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है।
एस टी के साथ एंड होना चाहिए, मतलब आखिरी में एस टी आना चाहिए बस। ठीक है, फिर शुरू में क्या आ जाएगा फिर? हीरो, हीरोई। ठीक है, कुछ बनाते इसका, जाने दो, छोड़ो। हीरोय, हाय रॉय, हाय रॉय, एस टी। तो एस टी को तो यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब कुछ लोग सोचे होंगे कि यार एस टी को हम लोग 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन में एस कॉमा टी नहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है एस टी, मतलब पहले एस रहना चाहिए, बाद में ही टी रहना चाहिए। तो ये फिक्स है 1 वे में अपना। ठीक है, ये अपना अलग है, अब फिक्स है, वो अलग है, साइड में है। तो इसको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल में। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल सीधा आपका आंसर होगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा 240 है, नहीं रे 120। ठीक है, 120 वेज। तो 120 वेज में इन लोग अरेंज हो सकते हैं। कब? जब एंडिंग होनी चाहिए एस टी से। अगले क्वेश्चन में बोला है एस के साथ शुरुआत होनी चाहिए और एंड होना चाहिए टी के साथ। ठीक है, करते हैं इसको भी। तो शुरुआत एस के साथ, एंड टी के साथ। तो इसको भी देखो आप फिक्स कर दिया है कि स्टार्ट में एस ही रहेगा, एंडिंग में टी ही रहेगा। इन लोग आपस में जगह एक्सचेंज नहीं कर सकते, मतलब इन लोग सिर्फ 1 वे में अरेंज हो सकते हैं। और वो 1 वे क्या है? वो 1 वे यही है कि पहले एस बाद में टी, बीच में क्या आएगा? हीरोय। अब हीरोय को कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल में। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे? इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे? 120 वेज। हाँ, इसके स्टेटमेंट ये लिखोगे आप लोग कि द वर्ड शुड बिगिन विथ एस एंड एंड विथ टी, देयरफॉर एस एंड टी कैन बी अरेंज्ड इन 1 वे, remaining letters can be arranged in 5 factorial ways, total number of ways to arrange the letters is 5 factorial into 1 factorial। ठीक है, सो ऐसा करके आप लोग स्टेटमेंट बना सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ हिस्ट्री वेयर इट शुड बिगिन विथ एस एंड एंड विथ टी इज 120 वेज। तो स्टेटमेंट वगैरह देख लेना आप लोग इसका, वैसे मैं मैक्सिमम तो लिखा ही देता हूँ। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 17 तक पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं बाद में पढ़ के जरूर रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।